सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। और आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप विद्युत में हिंदी में आप विद्युत धाराएं बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो बने रहना चैनल को, और हम हर दिन एक वीडियो बनाते आपको बताते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इससे सबसे पहले पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ना है इसमें आपके इलेक्ट्रिक करंट है ना। इलेक्ट्रिक करंट का क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला। तो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से नोट करके चले जाना, और चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा जल्दी, है ना। आपको सिर्फ कोई कहानी सुनाएगा और कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई की बातें हम बताते हैं। तो क्या पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक करंट में, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ लो। तो पढ़ना है इसका इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ना है, विद्युत धारा का पढ़ना। फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू लिखते हैं हम क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी। देखो इससे में एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, याद रखना कि हमें पता है फ्रॉम चैप्टर 1 कि आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या था, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। तो क्यू को हम एन ई बाई टी बी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे कभी कभी चार्ज पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर एन पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको करंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। और ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वेट होता है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। आई हमारा करंट होता है, विद्युत होता है, और टी हमारा टाइम होता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, वो भी कहाँ पर आएगा, वो भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा। जैक बोर्ड का एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दो, तो इसमें आप पढ़ लेना एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग बहाव वेग, हम अपवाह वेग बोलते हैं। इसको हम अपवाह, है ना, इसको हम अपवाह वेग भी बोलते हैं। तो अपवाह वेग क्या पढ़ना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी डी इक्वल टू होता है ना, इसको वी डी से नोट करते हैं। तो वी डी इक्वल टू होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता है अपवाह वेग, जिसको हम बोलते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। टाउ को हम बोलते हैं शांतिकाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांतिकाल, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। देखो ये पूरा इसी चीज़ का पूरा प्रूफ पूछा गया था कि वी डी इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ होता है। ये पूरा डेरिवेशन पूछा गया था 2024 के फाइनल बोर्ड में, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फाइनल बोर्ड में रखना कि यहाँ पे पूछा जाएगा, सिर्फ का फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, शांतिकाल का कुछ खास पढ़ना नहीं है। शांतिकाल को हम लोग टाउ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग, टाउ बोलते हैं। इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपवाह वेग का आप फॉर्मूला पढ़ लेना, और इसमें एक बता दूं कि इसमें आप एक चीज़ और पढ़ लेना, इसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, है ना। मैंने तो यहाँ पर नोट नहीं किया, पढ़ना मोबिलिटी। मोबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार आप गूगल में सर्च कर लेना कि मोबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं। ये चीज़ आप हिंदी मीडियम वाले पढ़ लेना इसको, ठीक है, ट्रांसलेट करके। ठीक है, मोबिलिटी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं ना। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते होंगे। ठीक, और इसका अगर आप फॉर्मूला अगर देखो तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम होता है। तो ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार आप देख लेना, है ना, इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि मोबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं। बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ये कुछ पूछा जाएगा, कहाँ पूछा जाएगा, आपका 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो हो जाएगा क्वेश्चन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको मैं पूछा हूँ एमसी की पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 भी हमने बता दिया। अब थोड़ा पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं ना। पॉइंट नंबर 1 तो हमारा हो गया, बात करते हैं अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है बता देते हैं। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, विद्युत धारा और किसके बीच, हम बोलते हैं अपवाह वेग, है ना, इसको बोलते हैं अपवाह वेग। तो लिख सकते हैं इसको अपवाह वेग के बीच संबंध ज्ञात करना। ठीक है, और इससे हम ऐसे हम ओम्स लॉ को भी प्रूफ करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जैसे जैक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आता है हम आपको वहाँ से बता देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या रहने वाला है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी अभी जब तक कुछ नहीं आया है तब तक आप क्या करो, इन सब चीज़ों को देख लो, क्योंकि जैक बोर्ड का जो भी कुछ ऑफिशियल आएगा क्वेश्चन बैंक का वो आएगा, वो आपके दिसंबर में ही आएगा। अभी कुछ नहीं आने वाला, है ना, टाइम टेबल सबको दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, तो बता दो यहाँ पर क्या पढ़ना। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं, वो होता है आई इक्वल टू, है ना, ये उसके बीच जो संबंध होता है वो होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना। ये वाला रिलेशनशिप याद रखना। ठीक है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी रखना। ये वाला इनके बीच ये संबंध होता है किसी बीच में, इसको बोलते हैं धारा मतलब करंट, और अपवाह वेग जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, एक पॉइंट आपको और बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है ऊपर वाले में कि ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
है ना। तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं इसको, मैं आपको जब मैं वन शॉट रिवीजन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल अभी ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लेना, कॉपी में अच्छे से रिवाइजन कर लो। जब किताब में आपको जब वन शॉट रिवीजन कराऊंगा तो आपको और चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा क्या क्या पढ़ लेना आपको। फिर से आप क्या पूछा सकता है इसमें, जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, आई थिंक वो होता है कि ओम्स लॉ की व्युत्पत्ति, मतलब कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ आप कैसे करोगे यहाँ से, है ना। ये तो गया। तो ओम्स लॉ की इसको हम यहाँ से प्रूव भी करते हैं ना, आई इक्वल टू एन ए वी डी से हम इसको प्रूव भी करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ से आपको प्रूव करना है, यहाँ से आपको प्रूव करना पड़ेगा ओम्स लॉ। ओम्स का मतलब वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। इसको हम यहाँ से हम चाहे तो हम प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बता देंगे जब हम इसका वन थॉट रिविजन कराएंगे तो। फिर आता है फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का सूत्र और इसकी निर्भरता कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रख लेंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, है ना। ये कैसे डिपेंड करता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसका एक आप थोड़ा सा जान करना, इसका आप कब चाहो तो डायमेंशन पढ़ लेना, है ना। आपसे कभी कभी इसका डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है, तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ना, वन न्यूमेरिकल स्मॉल न्यूमेरिकल भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। रो को यहाँ पे जो लिखा है रो, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इस रेजिस्टिविटी का अलग एक और नाम क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से रो का, ठीक है। और ये कैसे डिपेंड करता है आर का फॉर्मूला, तो आर का फॉर्मूला याद हो जाएगा, यहाँ से पढ़ लेना अच्छे तरीके से। बात करते हैं अगला टॉपिक कि ये कैसे डिपेंड करता है ना, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो जो आर है 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आर इक्वल टू रो, रो मतलब होता है ना। तो ये जो रो डिपेंड किस पे करेगा, तो एक टेम्परेचर पे करेगा, दूसरा करेगा ये पदार्थ पर, यानी किस पदार्थ का बना हमारा वायर, यानी रेजिस्टेंस किसका बना है, और उसका तापमान कितना है रो। एल मतलब लेंथ हो गया, ए का मतलब हो गया उस वायर का एरिया कितना है, ठीक है। बात समझ आ गया। आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट कर देना, हम इसको वन थर्ड रीजन में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी जो पढ़ चुके हैं अच्छी बात है। फिर बात करते हैं प्रतिरोधकता का तापमान, है ना, सुचालक और अर्धचालक के लिए, मतलब कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के लिए कैसे रेजिस्टिविटी बिहेव करता है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या रखना, जैक बोर्ड कहीं पूछा तो नहीं है लेकिन फिर पढ़ लगे। तो आर इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका ग्राफ आता है, ग्राफ आप चाहे तो याद रख सकते हो। पहला होता है हम बता रहे हैं कंडक्टर के लिए, पहला ग्राफ बता रहे हैं हम सुचालक बना रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, तापमान बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टिविटी, यानी इसका बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ता है ना, दोनों चीज़ बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी रो या रेजिस्टेंस बोलो आर, दोनों बढ़ता है। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। बात करते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर की जो बात है, सेमीकंडक्टर का हम ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा, यानी अर्धचालक का जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा उल्टा बनता है नीचे। यानी अगर हम रेजिस्टिविटी और या फिर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो तापमान बढ़ने पर इसकी वैल्यू घटती है ना। और कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो कंडक्टर के लिए बढ़ेगा और सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा, तो सेमी कंडक्टर के लिए ये वैल्यू घटती है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, सेमी कंडक्टर का। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा कंडक्टर के लिए, ठीक है। ऊपर हिंदी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, ध्यान से चेक कर लेना। बात समझ आ गया। बात करते हैं अगला टॉप पॉइंट आता है, इसको बोलता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। तो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूला अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे आ जाता है ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट डिवीजन ये नहीं आता है, इसको अब आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं सीरीज में क्या होता है। तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, आर एस का फॉर्मूला होता है, वो आर एस इक्वल टू क्या होता है, तो जो आर एस का फॉर्मूला होगा, आर एस का फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल। अच्छा ऐसे वाले में क्या सेम रहता है, तो देखना जब भी स्विच की बात करते हैं इसमें सेम क्या रहेगा, तो इसमें सेम रहेगा करंट, क्या रहेगा, सब में सेम करंट, मतलब सब में सेम धारा बहेगी, ठीक है। बात करते हैं पैरेलल मतलब समांतर की बात करते हैं, समांतर को हम लिखते हैं 1/RP, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें बोलना कि इसमें सेम वोल्टेज रहता है, मतलब सब में विभवांतर सब में सेम होता है, ठीक है। तो कुछ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी वर्ड को लिख लेना, सेम करंट मतलब सेम एक समान धारा बहेगी, और पैरेलल में क्या होगा, एक समान वोल्टेज रहेगा, विभवांतर रहेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आप देखे तो पढ़ लेना। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो MCQ में ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि 30 MCQ पूछे जाने वाला है। जिस तरह से नोटिफिकेशन आया था जैक बोर्ड का, जिस तरह आपने पेपर में देखा होगा कि वो जैक बोर्ड पर विचार कर रहा है उस पर,
अभी तक उसका कुछ फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम चीज़ों को इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि अगर एमसीक्यू तो आना ही आना है, तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ई। ठीक है, तो एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है हमारा किसके बीच में होता है, एक विभवांतर वी, आंतरिक प्रतिरोध आर और ईएमएफ आर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई इंटू आर। ठीक है, वी हो गया, ई हो गया, आर सब लिखा है ऊपर में क्या क्या है। ठीक है, आई क्या है, आई यहाँ पर हम बोलते हैं करंट है, तो वी हो गया, आई हो गया, आर हो गया, सब कुछ है। तो इस चीज़ को पढ़ लेना एक बार। ठीक, बोलते हैं सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, तो सेल इन सीरीज इन पैरेलल में, है ना, ये सब जो बता रहा हूँ सबका एक बार फॉर्मूला देके चले जाना। बाकी इसमें से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है इसमें जैक बोर्ड। ठीक है, बाकी हम आपको पीवाईक्यू की बार चेक कर लेना, पीवाईक्यू मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, अगर आप चाहे तो मेरा पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख सकते हो। 1-2 साल का नहीं बना है, वो आपको हम जल्दी बना देंगे, आप वो चाहे तो यूट्यूब पर मेरे देख लेना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, बात करते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। जब भी सेल्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा, तो बता देते, छोटा सा बात रखना है, इसका कुछ फॉर्मूला रखना। ठीक है, किसके लिए, सीरीज और पैरेलल की बात करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बना देता हूँ ना, पॉइंट नंबर 3 का, पॉइंट नंबर 3 को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आप सेल को अगर आप जोड़ोगे पैरेलल में, तो बताते हैं सीरीज बताते हैं, जब सीरीज में जोड़ोगे तो जो टोटल ईएमएफ आएगा ई नेट इक्वल टू होगा ई1 प्लस ई2 प्लस ई3। ये क्या ई1 ई2 ई3 क्या है, देखो याद करना, हम घरों में जो हमारे पास रिमोट बैटरी होती है, जो रिमोट होता है उसमें बैटरी लगाते हैं, 2 बैटरी लगाते हैं ना, तो हम जो बैटरी लगाते हैं किस में होता है, वो सीरीज में होता है, तो उसका जो टोटल वोल्ट हो जाएगा वो सिंपली ऐड कर लेंगे। जब बात करेगा कहा जाएगा कि इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आर नेट जो होगा वो होगा सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, जो हम सबकी से बात जिसको हम श्रृंखला क्रम जिसको हम बोलते हैं सीरीज वाले में। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है आपके लिए सीरीज के लिए। अब बात करते हैं हम क्या होगा अगर पैरेलल, पैरेलल मतलब होते हैं मतलब समांतर क्रम में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस पैरेलल की बात करते हैं, ये तो पहले सीरीज का हो गया, बात करते हैं पैरेलल में। तो यहाँ पैरेलल में आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें स्पेशल केस पूछा जाएगा, इसमें स्पेशल केस ऐसा पूछा जाएगा कि आपका जितना सेल है सब एक जैसा है ना। जैसे हम जो बैटरी यूज करते हैं ना, सभी बैटरी से एक टाइप का होता है। रिमोट में हम जो 2 बैटरी यूज करते हैं ना, दोनों बैटरी सेम होता है ना। तो अब जो आपसे पूछा जाएगा वो सेम बैटरी का ही पूछा जाएगा, ऐसे करके सेम सेल का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि इसमें जो ई नेट का फॉर्मूला आता है ना, वो इक्वल टू ई होता है, कब हम जब लगाएंगे पैरेलल में, तो कोई ऐड नहीं होता है, वो सिंपली ई ही हो जाता है। यानी जो सबका वोल्टेज होगा, मान लो आपके पास एक बैटरी है 1.5 वोल्ट का, एक और बैटरी 1.5 वोल्ट का, तो दोनों के लिए ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। तो अगर ऐसे बैटरी को जब भी आप लगाते हैं पैरेलल में, तो क्या होता है, इसका जो टोटल वोल्टेज आता है वो 1.5 ही रहता है ना, 3 नहीं होगा। 3 कहाँ पर होगा, सीरीज में, पहले वाले केस में वो ऐड हो जाता है, 1.5 3 हो जाएगा। लेकिन जब बात करोगे पैरेलल में तो वो 1.5 ही रहेगा। अच्छा, आर नेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आर नेट का फॉर्मूला जाएगा वो आर डिवाइड बाई एन हो जाता है। एन क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज, आर क्या होगा, एन हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज कितना है ना। तो एन क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स बोलते हैं या नंबर ऑफ बैटरीज बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला किसके लिए, पैरेलल के लिए। ठीक है, तो पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ के चले जाना, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया किसके लिए, पॉइंट नंबर 3 के लिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, पावर कंज्यूम्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, है ना। इसमें सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ना है, इसमें याद रखना, इसमें सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ना है, सीरीज पैरेलल तो हमने ऊपर बता दिया था, सेल के लिए बताया था सब। ठीक है, पावर के लिए नहीं था। तो पावर के लिए क्या पढ़ना है, पावर के लिए हमें श्रृंखला और समांतर नहीं पढ़ना है। पावर के लिए क्या पढ़ना, फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला पढ़े ना, कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, पहला फॉर्मूला ये पढ़ लेना। दूसरा फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एक और फॉर्मूला जिसको बोलते हैं करंट स्क्वायर इंटू आर, ये हमारा होता है पावर का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं शक्ति, है ना। यानी आपका कोई भी बल्ब या कोई भी टीवी या कोई मोबाइल कितना बिजली खपत करेगा, यानी को कितना पावर कंज्यूम करेगा, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, डायरेक्टली फॉर्मूला में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछोगे सर इसमें 3 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आता नहीं है, वो आएगा तो सीधा 5 मार्क्स में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, या 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में बताते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें आएगा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का 2 लॉ है, एक को बोलते हैं करंट लॉ, एक को बोलते हैं वोल्टेज लॉ ना। करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे 3 मार्क्स 3 या 5 मार्क्स का
ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्या पढ़ना आप, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ, है ना। करंट लॉ किस पर बेस्ड होता है, तो करंट लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, है ना, यानी आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। एंड जो वोल्टेज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। किस पर होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें ऊर्जा क्या रहती है ना, कंजर होता है मतलब ऊर्जा एक समान रहता है, इसमें ऊर्जा खपत नहीं होता, ऐसा बोला जाता है कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। पहला जो करंट लॉ क्या बोलता है, करंट लॉ बोलता है, अच्छा करंट इसको आते हैं, करंट लॉ को एक और लॉ बोलते हैं ना, करंट लॉ को लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन का मतलब होता है संधि नियम बोलते हैं। ठीक है, तो जंक्शन और इसको बोलते हैं संधि का नियम बोलते हैं हिंदी में, तो पढ़ लेना। ठीक है, वोल्टेज लॉ को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप लॉ। ठीक है, इसको हम लूप लॉ बोलते हैं। तो दोनों पढ़ लेना। जो जंक्शन लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर होता है, किस पर होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। वोल्टेज लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, याद रखना। तो करंट लॉ को बोल दिया जंक्शन लॉ, और वोल्टेज लॉ क्या क्या बोल दिया हमने, लूप लॉ बोल दिया। ये पढ़ना 5 मार्क्स में आता है, अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन पढ़ लेना और प्रूफ पढ़ लेना। 130 में मैंने इसको सब कराया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना, आपको इसको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेना, है ना। हो सकता है कि आपसे इसका प्रूफ लिया जाए, इसका प्रूफ भी पढ़ लेंगे एक बार अच्छे तरीके से ना। इसका प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। ये डायरेक्शन अगला भी एक इंपॉइंट रहेगा 5 मार्क्स के लिए। नहीं आएगा तो हमसे पूछे ना, इसको हम बता देंगे चाहे तो। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आपने अच्छे से जंक्शन लॉ नहीं पढ़ा है, यानी वोल्टेज लॉ नहीं पढ़ा है और लूप लॉ नहीं पढ़ा है, तो ये इसको प्रूफ करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करोगे। तो इसलिए हम बात करें पॉइंट नंबर 2 के लिए, जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें 4 स्टेशन लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया 4 स्टेशन। बीच में लगा रहेगा एक आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक, और यहाँ पर फिर से लगे होते हैं 2 रेजिस्टेंस और, टोटल कितने रेजिस्टेंस, 4। इसका नाम P होगा, इसका नाम Q होगा, इसका नाम R होगा, इसका नाम S होगा। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। ठीक, अब इन सारे रेजिस्टेंस को अगर हम एक बैटरी से जोड़ दें, है ना, बैटरी से अगर हम जोड़ दें तो करंट जाएगा यहाँ से, करंट जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट यहाँ डिवाइड भी होगा। अब कुछ करंट होगा जो आपका कहाँ से जाएगा, कुछ करंट होगा जो आपका गैल्वेनोमीटर से भी क्रॉस करेगा उधर। ठीक है, तो कहता है एक ऐसी कंडीशन आती है जब यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाता, मतलब जो यहाँ से करंट नहीं फ्लो करता है, ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा जब रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस Q का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस S के रेशियो के इक्वल हो जाए। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएगा तो याद रखना करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG की वैल्यू 0 होती है ना। IG कौन हो गया, IG वो करंट है जो, है ना, IG क्या है, IG हमारा वो करंट है जो हमारा इस गैल्वेनोमीटर से जा रहा था। ठीक है, तो इससे जो करंट जाएगा इसकी, इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस करंट की जो वैल्यू होगी, है ना, इस करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। कौन सा फुलफिल होगा कंडीशन, जब P/Q इक्वल टू R/S हो जाए, है ना। इसका पूरा का पूरा प्रूफ होता है ये, है ना, P/Q इक्वल टू R/S इसमें प्रूफ करना पड़ता है जब करंट 0 हो जाए, है ना, जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाए। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना ये चीज़। दूसरी बात, पहले बात याद होगी, इसका प्रूफ कर सकते हो, 5 मार्क्स पूछा जाएगा। दूसरा बात याद रखना कि अगर कहा जाए, एक पॉइंट सुनना, कि अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें इसको हम, इंटरचेंज कर दें, मतलब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर वहाँ पर हम बैटरी लगा दें और जहाँ पर बैटरी है वहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगा दें, उल्टा कर लेना, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर और जहाँ लगाए गैल्वेनोमीटर वहाँ पर बैटरी को इंटरचेंज कर लेंगे। तो फिर पूछा जाता है बताओ कि गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, तो बताना याद रखना कि गैल्वेनोमीटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जितना वो पहले शो कर रहा था अभी भी उतना ही शो करेगा। अगर पहले करंट 0 है तो अभी भी करंट कितना रहेगा, 0। कब, जब हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हैं तब। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको याद रहेगा इस तरीके से। बाकी मीटर ब्रिज कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैकबोर्ड में कहीं पूछता भी नहीं है ना, तो मीटर ब्रिज को आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 मार्क्स का ये ऊपर का जो 2 क्वेश्चन है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और एक मैंने और कहा था अभी स्टार्ट करना कि मैंने जब बताया था कि ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करते हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर से पर्टिकुलर। बाकी कोई कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और होगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप जितना आपको बताया है इन चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा आपको बताते रहेंगे। बाकी क्या करना है आपको बता ही दिया है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा ग्रुप का और चैनल का भी, दोनों को। ठीक है,
और एक पॉइंट आप बात बता दूँ, जो लोग नए होंगे इस चैनल पे, याद रखना कि हमारा एक नया वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है झार.edu.in, है ना। वेबसाइट का नाम क्या है? झार.edu.in। तो झार.edu.in को, है ना, यहाँ पर आप चैनल को विजिट कर लेना। यहाँ पर आपको हम जल्द ही थोड़ा सा जितना पीडीएफ होगा हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सारा पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सारा पीडीएफ मिलेगा आपको झार.edu.in पर। ठीक है, बाकी झारखंड एजुकेशन सभी के लिए है। और याद रखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम लिंक उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जिनका शायद पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ हो, एग्जाम को लेकर टेंशन हो रहा हो कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की बात बता रहा हूँ, है ना। इधर उधर कोई शायरी, कोई बकवास, कोई मोटिवेशन नहीं, है ना। मोटिवेशन आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ना। आपके इनफ हो, यंग हो, बहुत एनर्जी आपके अंदर है, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्या काम है आपका? सिर्फ पढ़ना। कैसे पढ़ना वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।